Hi, this is Anju. Welcome to my YouTube channel once again. So, dear student, today we will start again the old chapter, The Rise of Nationalism in Europe, Part 2. So, in that chapter, we are going to study about the French Revolution and the idea of nation, 1789. So, what is going to happen during that time? So, in this chapter, we will continue this. So, let us start. So, today's chapter is The Rise of Nationalism in Europe. आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का सेकेंड पार्ट है. इट इज़ पार्ट 2. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन. तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन कैसे स्टार्ट हुआ? ये बात है 1789 की, फ्रांस में, व्हेन इट वाज मोनार्क सिस्टम. तब वहाँ का राजा जो है लुइस 16 हुआ करता था. As we all know, Louis XVI was the king of France. People were not happy at all. लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे. एंड अब हुआ क्या? फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ 1789 में. इसमें हुआ क्या पहले तो ये जानो. जो फ्रांस के कॉमन लोग थे उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, यानी कि सब अपोजिशन में चले गए, सब अपोज करने लगे राजा को. दे वर नॉट हैप्पी विद दैट राजा. विरोध क्या था उन लोगों का ये जानते हैं हम लोग. पहले तो सब लोग चाहते थे कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए. डेमोक्रेसी मतलब क्या? डेमोक्रेसी में होता है फ्रीडम. नेक्स्ट वी विल टेक मेजर चेंजेस ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन. अब क्या क्या चेंजेस हुए ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन टाइम? तो फर्स्ट पॉइंट इज़ पावर ट्रांसफर फ्रॉम मोनार्क टू कॉमन पीपल. पहली बात तो हम ये जान लेते हैं कि जो पावर थी जो राजा के हाथ में थी उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया. वो ट्रांसफ़र हो गई, लोगों के हाथ में आ गई. ब्रॉट न्यू फ्लैग. लोगों ने नए फ्लैग को जो कि ट्राई कलर में था, 3 रंगों का था, उसको अडॉप्ट कर लिया. सो नया जो फ्लैग था अब फ्रांस में आ चुका था. देन फ्रेंच बिकम नेशनल लैंग्वेज. जो फ्रेंच थी उनकी अब नेशनल लैंग्वेज, जैसे हमारी इंडिया में जो हिंदी है, हिंदी को हम लोग नेशनल लैंग्वेज बोलते हैं, ऐसे ही फ्रांस में जो नेशनल लैंग्वेज थी दैट बिकम फ्रेंच इज़ अ नेशनल लैंग्वेज. फिर क्या हुआ? दे कंपोज न्यू नेशनल एंथम एंड ओथ टेकन. अब सब ने क्या किया कि अपनी सभी सोसाइटी के लोगों ने उन्होंने शपथ भी ली और अपनी नेशनल एंथम को कंपोज किया. जैसे कि हम सब जानते हैं कि अर्लियर जो फ्रांस में जो सोसाइटीज़ थी वो 3 स्टेट में थी. फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट. और जो मैं बात कर रही हूँ अभी, थर्ड स्टेट किसका था? कॉमन लोगों का, जो आम लोग थे. ठीक है. तो नेक्स्ट हमारा जो थर्ड स्टेट आता है, थर्ड स्टेट जनरल इलेक्टेड बाय कॉमन पीपल एंड रीनेम्ड इट नेशनल असेंबली. और जो थर्ड स्टेट था जो कि कॉमन लोगों का था, जनरली 90% लोग जो थे इस स्टेट के अंदर आते थे. तो इन लोगों ने क्या किया? एक इलेक्टेड जनरल जो असेंबली थी उसको क्रिएट किया और उसका नाम दिया. देन इसके बाद आता है इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ वर रिमूव्ड. और जो इंटरनल जो सामान इधर से उधर जाता था, जैसे हम लोग इधर से उधर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, या अपने ही उनके यूरोपियन कंट्रीज़ में, या अपने इंटरनल जो चीज़ें इधर से उधर ले जाई जाती थी, उन पर जो टैक्स देना पड़ता था, जिसको कस्टम ड्यूटीज़ बोलते हैं, जो टैक्स देना पड़ता था, वो उन्होंने क्या किया? ख़त्म कर दिया. नेशनल आइडिया टेकन अब्रॉड बाय फ्रेंच आर्मी. अब क्या हुआ? फ्रेंच आर्मी ने सोचा कि जो हमें तो फ्रीडम मिल गया है, अब उसको क्या करना चाहिए? हमें पूरे यूरोप में ऐसे फैलाना चाहिए. हम ही क्यों एंजॉय करें, इसे तो पूरे यूरोप को एंजॉय करना चाहिए. तो इस तरीके से पूरे यूरोप में जो एक लहर दौड़ आई नेशनलिज्म की, वो इसी हमारे जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बेस पे ही दौड़ी थी. नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है नेशनलिज्म आइडिया टेकन अब्रॉड बाय फ्रेंच. जो कि सब कुछ अच्छा चाहने लगे थे, सारे फ्रेंच के लोग बहुत खुश थे. अचानक किसी ने सब कुछ उड़ा दिया.
और कौन था वो उड़ाने वाला? मीन्स हमारी जो फ्रांस के जो लोग थे उनकी डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई अचानक से, भड़ाम से हुआ। और क्या निकला कि कौन था वो पर्सन, किसने उड़ाया ये सब कुछ? तो वो पर्सन था नेपोलियन, जो कि आर्मी, वहाँ की आर्मी से रिलेटेड था। नेपोलियन ने 1719 से लेकर 1815 तक रूल किया फ्रांस में, फ्रांस के लोगों के ऊपर। और नेपोलियन जो 1799 में आया और उसने अपना राज शुरू कर दिया, उसने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया और रूल किया। कब तक चला ये रूल? 1815 तक। अच्छा, नेपोलियन ने आखिर किया क्या? नेपोलियन ने कुछ अच्छे काम भी किए, शायद वो पब्लिक के लिए अच्छे ना हो, पर ऐसा लगता है कि उसने कुछ अच्छे काम भी किए थे। पहली चीज़ तो उसने ये की, अब आप देखिए 1799 और 1815 के बीच में, यानी 1799 उसका स्टार्टिंग पीरियड था और 1815 में नेपोलियन का राज जो था, नेपोलियन का जो रूल था वो ख़त्म हो गया था। तो इन बिटवीन एक डेट थी, एक ईयर था 1804, सिविल कोड का ईयर, यानी कि जो सिविल कोड था वो नेपोलियन लेकर आया था। आखिर उस सिविल कोड में क्या था, जिसको नेपोलियन कोड भी कहा जाता है? उस कोड में था क्या आखिर? लेट अस नो। सिविल कोड 1804, इसको बिकॉज इट वाज लॉन्च्ड इन 1804 सो इट इज़ कॉल्ड सिविल कोड और नेपोलियन कोड। क्या क्या हुआ इसमें? फर्स्ट पॉइंट वी विल टेक, एस्टैब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर लॉ। पहली चीज़ जो हुई वो ये थी, एक लॉ बना, कानून बना, जिसमें क्या था कि सारे लोग जो थे वो कानून की नज़र में एक थे, सब बराबर थे, जितने भी क्लासेस थे वहाँ वो सब बराबर हो गए थे। उसके बाद राइट टू प्रॉपर्टी, सेकंड जो लॉ था इसमें, राइट टू प्रॉपर्टी। इसमें क्या था, सबकी जो प्रॉपर्टी का अधिकार था वो बराबर हो गया था, सबकी अपनी प्रॉपर्टी हो गई थी। वो कहते हैं ना, इट वॉज नन ऑफ योर प्रॉपर्टी, वो ही है ना, अपनी प्रॉपर्टी हो गई थी सबकी, दूसरे की प्रॉपर्टी नहीं बल्कि। तो ये एक लॉ इसमें सिविल कोड में आया था। देन फ्यूडल सिस्टम वॉज अबॉलिश्ड। अब फ्यूडल सिस्टम क्या था? उस टाइम सोसाइटी जो पावर के हिसाब से डिवाइड थी, लाइक अपर सेक्शन, लोअर सेक्शन, लोअर अपर सेक्शन के अंडर वर्क करते थे, तो जिसमें पीजेंट मोस्टली आते थे। तो ये जो सिस्टम था ये क्या हो गया? ख़त्म हो गया। ऑलवेज रिमेंबर, फ्यूडल सिस्टम मीन्स जो अपर सेक्शन के अंदर जो लोग काम करते थे, लोअर क्लास के लोग। तो ये जो था सिस्टम अबॉलिश हो गया था, ख़त्म हो गया था। नेक्स्ट हमारा जो 4 पॉइंट है, फ्रीड पीजेंट फ्रॉम सर्फडम। क्या हुआ था कि जो किसान थे वो आज़ाद हो गए थे, उन्हें अब बहुत ज़्यादा इसमें लोगों के अंडर में बहुत स्लेवरी टाइप काम नहीं करना पड़ता था। फिर हमारा 5th पॉइंट आता है, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। जो टैक्सेस थे वो रिमूव कर दिए गए थे, जैसे कस्टम ड्यूटीज़ थी, ऐसे ही गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस, जो ऐसे टैक्सेस थे जो व्यापारियों को देने पड़ते थे ट्रेड के टाइम पे। तो अब व्यापारी क्या हो गए थे? फ्री हो गए थे, मज़े करने लगे थे, अब बहुत फ्री हो गए थे व्यापारी। फिर हमारा 6 आता है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वर इम्प्रूव्ड। नेपोलियन ने ये काम अच्छा किया था कि फ्रांस में जो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम थे उनको बहुत अच्छा कर दिया था, बहुत इम्प्रूव हो गए थे। सोचिए उस टाइम पे 1804 में जब ये सिविल कोड आया था, उस टाइम ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो गया था। और केवल यही वजह थी कि नेपोलियन को सब लोग हीरो मानते थे। ऐसा नहीं है कि मतलब बिना वजह हीरो मानते थे, तो कुछ अच्छे काम किए थे जिस वजह से उसको हीरो मानते थे। अब ऐसा नहीं है कि सारे काम सब अच्छे ही अच्छे थे, कुछ लोग पसंद भी नहीं करते थे। अब आते हैं कि नेपोलियन के आखिर ऐसी कौन सी कमियां थीं उसके रूल में, कौन सी चीज़ें थीं जिसको लोग ना पसंद करते थे। तो कम टू द ड्रॉबैक ऑफ नेपोलियन रूल। ड्रॉबैक ऑफ नेपोलियन रूल में हम लोग सबसे पहले आते हैं इंक्रीज टैक्सेस। अब उसने क्या किया था, उसने बोला कि पैसे की तो हो रही है कमी, क्योंकि अब सब चीज़ें जैसे कहते हैं ना, सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट होगा, कम्युनिकेशन इम्प्रूव कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन इम्प्रूव। जैसे गवर्नमेंट पैसे टैक्स बढ़ाती है, गवर्नमेंट टैक्स क्यों बढ़ाती है? गवर्नमेंट कहती है कि भाई हमें ये बनाना है, हमें कंट्री में ये करना है। तो ऐसे ही नेपोलियन ने क्या किया, उसने बोला कि पैसे की शॉर्टेज है,
कमी है, हमें और टैक्स चाहिए, तो हमें टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। अब इससे क्या हुआ, लोग तो परेशान हो गए, भाई ज़रूरी थोड़ी है कि टैक्स बढ़ाने से सबके पास टैक्स देने को हो ही उतना। तो एक तो ये ड्रॉबैक था उसका। फिर सेकंड आपका आता है सेंसरशिप वर इम्पोज्ड। अब इसमें क्या हुआ, इट मीन्स अगर कोई नेपोलियन के अगेंस्ट बोला तो उसको क्या किया जाएगा, उड़ा दिया जाएगा। तो ये चीज़ जो है नेपोलियन ने की थी। नेपोलियन को गुस्सा भी था, तो उसने कहा कि अगर कोई बोला, मैं जो कर रहा हूँ ना बस सुनते रहिए आप लोग, अगर आपने कोई भी बीच में आया और बोला तो उसको क्या किया जाएगा, शूट कर दिया जाएगा, उड़ा दिया जाएगा। तो कोई भी डर की वजह से उसके अगेंस्ट बोलता नहीं था। और इवन जो बुक में, मैगज़ीन में उस समय जो पब्लिश होती थी, उन बुक और मैगज़ीन में भी उसके अगेंस्ट कुछ नहीं कहा कहता था कोई भी। अब क्या था, फोर्स टू ज्वाइन फ्रेंच आर्मी। जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था उसका वो ये था कि उसने लोगों को जो घर बैठे हुए थे या कुछ काम कर रहे थे या जिनका मन नहीं था, उनको भी उसने फोर्सली उठा कर, जो सो रहे थे उनको उठा के लेकर आके आर्मी में भर्ती किया। उसको बोला कि नहीं आर्मी ज्वाइन करो। तो ऐसा क्यों किया था उसने, क्योंकि उसका जो ड्रीम था वो उसने सपना देखा था कि मैं पूरे यूरोप पर कब्जा करूंगा, पूरा यूरोप मेरे अंडर रहेगा। वो ये हिटलर वाली डिक्टेटरशिप, जैसे हिटलर का भी तो यही एम था, ठीक है। तो यही चीज़ नेपोलियन के अंदर भी आ गई थी कि पूरे यूरोप पे वो कब्जा करना चाहता था। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो नेपोलियन ने की थी, एंड इट वाज द ड्रॉबैक। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक, सबसे बड़ी कमियां थी नेपोलियन रूल की। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ी सी रिवीजन ऑफ डेट्स की तरफ बढ़ते हैं, जिससे थोड़ा सा जो जहाँ से हमारा चैप्टर शुरू हुआ था आपको पता लगेगा क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो कब स्टार्ट हुआ था, 1789 में। आप देखिए 1789 में सब खुश थे, ठीक है। तो आपको कैसे याद करना है इसको, 1789 में सब खुश थे, सब लोग एंजॉय कर रहे थे अपनी लाइफ को, मस्त थे। फिर क्या, एक डेट आई 1799 जिसमें नेपोलियन ने एंट्री मारी। अब क्या था, उसने अपना रूल शुरू कर दिया। ये रूल कब तक चला, 1815 तक। ये रूल चला 1815 तक, और 1815 को ये एंड हो गया था। मगर इसके बीच में उसने क्या किया, इसके बीच में 1804 में ही ब्रॉट सिविल कोड और नेपोलियन कोड। वो उसने अपना एक लॉ लेकर आया, अपना एक कानून लेकर आया, जिसको सिविल कोड या नेपोलियन कोड बोला गया, ठीक है। तो ये सब जो था ये इस चैप्टर में था। और इस तरीके से हमारा जो सेकंड पार्ट है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये यहाँ होता है ओवर। ओके, सो चैप्टर टू बी कंटिन्यूड। नेक्स्ट टॉपिक विल बी आफ्टर 1815। अब जब हम जो नेक्स्ट वीडियो देखेंगे उसमें हम देखेंगे कि 1815 के बाद इस चैप्टर में क्या हुआ। सो दैट विल बी द पार्ट 3। सो आई होप एवरीबडी एंजॉय एंड दिस चैप्टर। आपको पता है हिस्ट्री का चैप्टर जब हम थोड़ा मज़े में स्टोरी की तरह पढ़ते हैं तब भी इसको समझ सकते हो आप लोग, तभी समझ में भी आता है। आप ऐसे बोरिंग करके पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा। तो यू जस्ट एंजॉय द वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।